नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेरा काम है सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था, कुछ अपडेट्स वो लोग चाह रहे थे, उस अपडेट भी मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक छोटा सा बैंक है, करीबन 55,000 करोड़ के आसपास है। मैं छोटा सा बैंक इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं पेयर कंपनी करूं बाकी सारे कंपनीज के ऊपर, जितने सारे प्राइवेट बैंक है, उसके हिसाब से देखा है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मार्केट कैप है वो 55,000 करोड़ के आसपास है। येस बैंक के बाद इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। और बाकी देखिए कंपनी इसके ऊपर मुझे खासियत पॉइंट कुछ लगा, कुछ वीकनेस पॉइंट भी लगा। जैसे कंपनी का जो नेट सेल्स का ग्रोथ बाकी कंपनी से कंपेयर करो तो ठीक ठाक ही है। और प्रॉफिट का ग्रोथ जहाँ पे कंपनी के ऊपर बड़ा वीकनेस है, क्योंकि इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुके हैं, करीबन 10% के आसपास। ऑब्वियसली एक 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 वीकनेस पॉइंट है क्योंकि इस सेक्टर में सारे कंपनीज पॉजिटिव है, सिर्फ यही कंपनी नेगेटिव में है। तो एक सोचने वाला बात तो जरूर होगा। साथ ही साथ एवरेज जितने सारे कंपनी से टोटल कुल मिलाकर 29 जो प्राइवेट बैंक है उनमें से टोटल 16% का एवरेज निकल कर आ रहा है क्वार्टरली प्रॉफिट का। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले है। बाकी कंपनीज के ऊपर डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो एकदम जीरो डेप्थ है। कोई भी सॉरी माफी चाहता हूँ, डेप डाउन जीरो के आसपास है। मतलब इस बार कोई भी डेप्थ कम नहीं हुआ, उल्टा कंपनी ज्यादा कर्जा लिया। कितना कर्जा लिया, आप एक चीजों को नोटिस करना। कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस लगा, वो पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। ध्यान से इस चीजों को देखना। देखिए कंपनी के ऊपर पहले जो बोरिंग्स था वो कितना था, कंपनी का 90,000 करोड़ के आसपास, 1 लाख के आसपास, वो बढ़ते बढ़ते आज 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए 2024 का रिजल्ट आया नहीं, तो इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है। और देखिए कंपनी के रिजर्व भी 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़ तक गया। चलो ठीक है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। अभी बोरिंग्स के अगर मैं प्लस में क्लिक करूं तो दो चीजों को नोटिस करना। पहली देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड अदर्स बोरिंग्स। और देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले था और आज कौन सा बोरिंग्स है, अदर्स बोरिंग्स। अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होते हैं, मान के चलिए बैंक ने खुद के लिए लोन्स लिया तो उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहा जाता है। अगर बैंक ने मान के चलिए लोन लिया, वो कस्टमर को लोन देने के लिए लोन लिया, वो बोरिंग्स को कहा जाता है अदर्स बोरिंग्स। तो अदर्स बोरिंग्स अगर ज़्यादा है तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़्यादा होता तो थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट होता। कोई बात नहीं, यहाँ पे कंपनीज के बाकी जो पॉइंट्स है जिसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो अदर्स एसेट है उस एसेट के हिसाब से बात करें तो कंपनी के एसेट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम हुआ। तो कैश इक्विपमेंट कम हुआ और कंपनी के जो एसेट है, आइटम्स एसेट है, एसेट थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। तो कंपनी के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो है ही। तो इस पॉइंट्स को लेकर ही कंपनी आगे बढ़ रहा है। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। एफएस ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप किया, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। और उसका फायदा डायरेक्टली एफ डीएस और पब्लिक तो पहले से जितना होल्डिंग है उतना ही होल्डिंग देकर कंटिन्यू कर रहा है। तो किसी के पास होल्डिंग जो जिस लेवल में था उसी लेवल में है। ज़्यादा क्वांटिटी बेचा नहीं गया, ज़्यादा क्वांटिटी बाई भी नहीं किया गया। इस पॉइंट्स को आपको जरूर सोचना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को मैं जरूर कहूँगा कि कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो बेसिकली कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो एक बिग जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। और वो जर्नी किस तरीके से है, मैंने इस कंपनी के ऊपर एक मुझे कप विद हैंड पैटर्न मिला, कब मिला, उसके बाद हैंडल पैटर्न मिला। और कप विद हैंड पैटर्न मिलने के बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे भी आया। अभी नीचे जब आया तो कहाँ तक आया, वही लेवल तक आने का कोशिश करे जो इसका ब्रेकआउट लेवल था। और मुझे लगता है वही लेवल तक वो आएगा क्योंकि कंपनी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब नीचे लेवल तक आने का चांसेस कर रहेंगे जो 70 का लेवल है। तो यहाँ पे कहने वाला बात है कि बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करेंगे, सर क्या यहाँ पे मैं सेल कर दूं, क्या एग्जिट कर लूं। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, बाई सेल करना हर किसी का ओपिनियन के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि मेरा काम कोई बाई सेल देना नहीं है, मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स को शेयर करना। जो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए मेरे ओपिनियन 100% पॉजिटिव होगा ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे कोई भी 100% तो होता नहीं है। हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके ही काम करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, चाहे वो कितना भी गिरे। और मेरा जो 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 टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 120 रुपीज़ के आसपास,
तो बाकी आपके क्या क्या टारगेट है, आप किस तरीके से सोचकर काम करें, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, क्योंकि कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 13,800 करोड़ के आसपास है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव फीलिंग्स रखता हूँ। क्यों रखता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी की आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है वो 75 के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का कुछ सिचुएशन देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सारे सिचुएशन बेस्ट होने के बाद भी कंपनी के ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो केमिकल का प्रोडक्ट है, और केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत दिनों से, मतलब एटलीस्ट 2 सालों से कंपनी केमिकल सेक्टर में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। जो मार्केट में जो डिमांड है केमिकल का, वो डिमांड घट चुके हैं, और डिमांड घटने के कारण कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिला है। अभी देखिए खुद ही आप देख सकते हैं कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले देखिए 125 से 180 बना, 230 बना, मतलब हर साल में कंपनी प्रीवियस सालों को बीट करके आगे बढ़ रहे थे। तो अचानक क्या हो गया, 230 से डायरेक्टली 190 के आसपास बन गया। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के जो लास्ट ईयर में कंपनी के जो मार्केट में डिमांड था, वो डिमांड कई हद तक गिर चुके हैं। तो डिमांड गिरने के कारण मार्केट में सेल्स कम हुआ, प्रोडक्ट का सेल्स कम हुआ, और उसके चलते शेयर में गिरावट देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर क्या इसी कंपनी का डिमांड कम हुआ? बिल्कुल नहीं, पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर का डिमांड कम है। हर कोई केमिकल सेक्टर को देख लीजिए। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली जो सेल्स का ग्रोथ, हर कंपनीज के ऊपर आपको नेगेटिव दिखेगा। प्रॉफिट का ग्रोथ सिर्फ पीडीलाइट को छोड़कर बाकी सारे कंपनीज के ऊपर आपको नेगेटिव दिखेगा। तो ऐसे एक कंपनीज के ऊपर नहीं है, सारे कंपनीज के ऊपर है। तो सोचने वाला बात यही है कि कंपनीज के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, वही आप जरूर थिंकिंग रखिए। और बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज तो बनेगा। और तीसरी बात, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। मगर इस खराब टाइम में भी कंपनी एक चीज बहुत शानदार तरीके से मेंटेन किया, जो चीजें के कारण मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वो क्या क्या है? देखिए कंपनी के CWIP, अभी CWIP होता क्या है? कैपिटल सॉरी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। मतलब कुछ पैसा, कंपनी खुद के जो पैसे है उस पैसे को कंपनी क्या किया, खुद के जो कैपिटल्स है उस कैपिटल को कंपनी क्या किया, इन्वेस्ट किया, मतलब प्रोसेसिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कंपनी लगा, करीबन 140 करोड़ के आसपास। तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा रखता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट है उसके बारे में बात करूँ तो मैं इंतजार कर रहा हूँ एक पैटर्न्स का। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना है 20% बाइंग का। तो कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने इस रेंज के अंदर, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। और इसका रेंज अगर मैं मार्किंग करके रखा हूँ, इस रेंज को मार्किंग करके आपको दिखा दूँ, तो एटलीस्ट 20% का रेंज बना है। तो जब भी इस नीचे लेवल का टच करेंगे, मतलब जहाँ से कंपनी का कैंडल स्टार्ट हुआ था उस लेवल को टच करेंगे, तो यहाँ पे बाई बनेगा। और टारगेट कहाँ पे बनेगा? इस हायर लेवल तक, यहाँ पे सेल बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे बाई बनेगा और यहाँ पे सेल बनेगा, तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक आप सभी जानते हैं इंडिया की एक केमिकल इंडस्ट्रीज की एक कंपनी है रोसारी बायोटेक। छोटा सा कंपनी, अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास। मगर इस कंपनी के जो बिजनेस है बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बन सकता है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे होम एंड पर्सनल केयर के ऊपर, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके साथ साथ कंपनी के और भी कुछ प्रोडक्ट है जो कंपनी बिजनेस के हिसाब से मतलब काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो पी रेशियो है उसके हिसाब से बात करो तो 30 के आसपास है, और आरओसी आरओई बेस्ड है। और कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो 68 के आसपास है। कंपनी के सारे डेटा आपको अच्छा लगेगा। फिर भी कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिले। इस बार भी सेल्स बहुत शानदार किया, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी इस बार भी ज़्यादा किया। अभी देखिए लास्ट 4 क्वार्टर में प्रॉफिट तो हो रहा है, मगर उतना हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि केमिकल सेक्टर में जब तक सारे जो डिमांड है वो डिमांड जब तक ना बढ़ेंगे तब तक कोई भी कंपनी का ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट तो इंस्टीट्यूशन भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो रोसरी बायोटेक में प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोडक्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट है।
तो फिलहाल के लिए डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है ग्लोबली मार्केट में, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि इस सेक्टर में प्रेशर होगा तो कंपनी के ऊपर भी रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में बात करूँ तो जब मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखा शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और तब इस कंपनी के ऊपर मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक एंटी बना था, उस बेसिस में मैंने क्या किया, एंटी लिया। एंटी बनने के बाद कंपनी वही लेवल तक गया जो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्गली इसका रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूँ, देखिए कंपनी एक रेंज के हिसाब से काम कर रहा है। इस रेंज को बार बार वो रेजिस्टेंस के हिसाब से फेस कर रहे हैं, बार बार वो रेजिस्टेंस के हिसाब से फेस कर रहे हैं। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा बड़ा धमाका हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके जरूर मुझे शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कनारा बैंक। देखिए कनारा बैंक के ऊपर डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं कंपनी का स्प्लिट देने का। तो फाइनली वो जो डेट है, वो डेट को आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्प्लिट का डेट है वो 15 तारीख है, और हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको यहाँ पे देने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी के कुछ अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो की जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।